छुट्टियों में तो हर बेटी यही चाहती है कि वो अपने मायके जाए और खूब आराम करे। और अगर मायके में भाभियाँ हो तो और भी मज़े हैं, क्योंकि वो और लाड लड़ाती हैं और भाभियों को भी ननद के आने का इंतज़ार रहता ही है। पर शर्मा जी के घर में किस्सा कुछ अलग सा था। वर्षा, रिया, ज़रा यहाँ आना। हाँ माँ जी, अभी आई। सुनो, अभी कीर्ति का फ़ोन आया था, वो आ रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। अभी अगले महीने ही तो आई थी ना कीर्ति यहाँ। भाभी का मतलब है कि वो स्कूल में पढ़ाती है ना, तो उनका स्कूल मिस नहीं हो जाएगा? अरे स्कूल की छुट्टियाँ हैं, इसीलिए तो वो यहाँ आ रही है आराम करने। आराम करने या जीना हराम करने हमारा? क्या? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि थक जाती होंगी ना स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते। सही है, यहाँ उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। हाँ, कितना काम करती है मेरी बेटी, उसके लिए कुछ अच्छा बना देना तुम दोनों। हाँ हाँ, ऐसा वैसा तो वो खाती भी कहाँ है, पूरी चटोरी है दीदी। ठीक है, फिर हम दोनों रसोई में जाते हैं, खाना बाकी है ना अभी बनाना। हाँ हाँ जाओ, और सुनो कल की थोड़ी तैयारियां भी कर लेना कीर्ति के आने की। अभी अगले महीने ही तो आई थी यहाँ। अगले महीने क्या भाभी, ये तो उससे अगले महीने भी आई थी। जब देखो कहती है छुट्टी आए तो यहाँ आ गई, और यहाँ आकर हमें परेशान करती हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी छुट्टियाँ होती है इसकी जो यहाँ आ जाती है। अब क्या कर सकते हैं भाभी, हो जाइए तैयार, आ रही है कल आपकी लाडली ननद। कीर्ति का ये हर बार का हो गया था कि उसे जब भी छुट्टियां होती तो वो अपने मायके आ जाती और यहाँ आते ही वो अपनी भाभियों को परेशान करने लगती। भाभी मैं आ गई। मैं जानती हूँ आप दोनों ने मुझे बहुत याद किया होगा ना। हाँ हाँ, बहुत याद किया, इतना कि हम तो तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए। और नहीं तो क्या, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ आए हुए, है ना भाभी? अरे क्या करूँ, मैं भी ना स्कूल के कामों में व्यस्त रहती हूँ, छुट्टियाँ मिलती कहाँ है। इसीलिए तो हर महीने यहाँ आ जाती हैं। कुछ कहा क्या? अरे भाभी कह रही है कि आप जल्दी जल्दी आया करिए, हम आपको बहुत याद करते हैं। अरे हाँ भैया, चलो अब इसे आराम करने दो, थक गई होगी मेरी बच्ची। भाभी मेरे लिए खाना मत बनाइएगा प्लीज़। क्या सच में? हाँ, मैं खाना नहीं, कुछ हल्का सा जैसे हक्का नूडल्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँगी बस। हाँ, ये तो बहुत हल्का हो गया नहीं रिया? हाँ, और भी कुछ साथ में लेना हो तो बता दीजिए। चलिए आप बोल रही हैं तो साथ में ना कोल्ड कॉफ़ी भी बना दीजिएगा, बस खुश। आते ही हो गई इसकी डिमांड शुरू। ये तो कुछ भी नहीं भाभी, रात को हमारे पतियों को तो आने दो, फिर देखना भैया भैया करके कैसे पीछे पड़ जाएगी। भैया मुझे ये दिलवाओ, भैया मुझे वो लेके दो। और हमारे पति भी कहाँ कम है, बहन के पीछे सारे पैसे उड़ा देंगे और हमारा वक्त आने पर मेरे पास पैसे नहीं है यही कहते हैं। हाय रे हमारी फूटी किस्मत। चलिए अभी नूडल्स, बर्गर, कॉफ़ी सब कुछ बनाना है। कीर्ति जब भी आती उसकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और उसकी सेवा करते करते वर्षा और रिया थक जाया करती। वर्षा भाभी, आज ना मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो मेरा रूम बना दीजिएगा और हाँ कुछ अच्छा सा नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स भी उनके लिए तैयार कर दीजिएगा। हाँ हाँ, और कुछ महारानी साहिबा? क्या? अरे भाभी का मतलब है और कुछ ननद साहिबा, प्यार से कह रही हैं आपको। हाँ। आप दोनों मुझसे कितना प्यार करती हैं मैं जानती हूँ। मैं यहाँ कम आती हूँ ना, इसलिए आप दोनों मुझे मिस करती हैं, यही सच है ना? हाँ, बहुत कम आती आप, यही है सच है। सही है। कोई बात नहीं, अब से ना मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी बस। इससे भी जल्दी? ओहो, अब प्लीज़ मेरी सहेलियाँ आए इससे पहले मेरा कमरा और नाश्ता सब तैयार कर दीजिए ना। देखिए मैं आपकी मदद भी करवाती, पर मैंने ना अभी अभी नेल पेंट लगाया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, बैठो तुम। मदद करवा देती, आज तक करवाई है क्या कभी मदद? ना शादी से पहले कभी करवाती थी ना शादी के बाद,
पता नहीं ससुराल में कैसे काम करती है। आपको क्या लगता है भाभी, ससुराल में काम करती होगी? अरे वो सब छोड़, मैं तो ये सोचती हूँ कि इसकी सास इसे रोज़ रोज़ यहाँ आने कैसे देती है। वहीं हमारी सास इतने दिन हमें कभी छुट्टी ना दी, क्यों भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या, हर महीने यहाँ आ जाती है और हमारे सर पर नाचती है। भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम कीर्ति की सास को फ़ोन करें और कीर्ति को सबक सिखाए। अरे उसकी सास को पता चल गया कि हम हैं और कीर्ति को बता दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे पागल। इसके भाई और माँ दोनों हमें घर से निकाल देंगे। अरे भाभी, मेरे पास एक प्लान है, बस आप देखते जाइए। रिया के दिमाग में एक प्लान आया था जिससे वो कीर्ति को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए रिया ने एक अननोन नंबर से कीर्ति की सास को फ़ोन किया। हेलो कीर्ति, मैं सुधा बोल रही हूँ। अरे तेरा नंबर लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया है। सुन, तूने अपनी सास को बोल दिया है ना कि स्कूल में छुट्टी है। वैसे भी ना तेरी सास भोली है, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं कि तू बार बार मायके क्यों जाती है। चल फिर, हम शाम को मिल रहे हैं ना किट्टी पार्टी करने। मैंने पत्ते भी तैयार कर लिए हैं। अगली बार तू बहुत पैसे हार गई थी, इस बार ज़्यादा पैसे लेके आना। चल रखती हूँ अब मैं। अच्छा, तो कीर्ति ये सब करने जाती है छुट्टियों में वहाँ। अभी देखती हूँ कैसे कर पाती है। रिया ने कीर्ति की सहेली बनकर शीला को भड़का दिया था और वो आग बबूला होकर मायके आ जाती है जहाँ कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। ये देखो भाभी, आ गई कीर्ति की सास। अब देखना कैसे इसे सीधा करती है। अब आएगा मज़ा। चल 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 देखते हैं। अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मम्मी जी, मेरी छुट्टियाँ है, मैं मायके जाऊँ आराम करने। ये है तुम्हारा आराम। किटी पार्टी चल रही है यहाँ। अरे समधन जी, वो तो बस यूं ही सहेलियों के साथ थोड़ा। आप चुप रहिए समधन जी, आपने ही इसे सर पर चढ़ाया है। अब से ये साल में बस 2-3 बार ही यहाँ आ जाएगी, बार बार नहीं, और वो भी बस 2-3 दिनों के लिए। अब घर चल रही हो या अब भी किटी पार्टी करनी है तुम्हें? हाँ, नहीं, मैं आती हूँ ना अपना सामान लेकर मम्मी जी। शीला ने कीर्ति को ऐसी फटकार लगाई जिससे कीर्ति के कान खुल गए। हम तुझे बहुत याद करेंगे कीर्ति। अब तो मिलना भी ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना अपना। कीर्ति के जाते ही वर्षा और रिया ताली मार कर हंसने लगी। अच्छा सबक मिल गया इस कीर्ति को। अब कभी छुट्टियाँ नहीं लेगी स्कूल से। ननद भाभी को प्यारी होती हैं तब तक जब तक वो प्यार से रहे। अगर आप सरदर्द बनेंगे तो आपका हाल भी कीर्ति जैसा हो सकता है। ये कहानी है मीना की, जिसे बाजार जाना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। वो आए दिन मार्केट जाती है और ढेर सारा सामान खरीद लाती। उसकी इस आदत से पूरा घर परेशान था। एक दिन मीरा की सास उसे कहती है, हे भगवान, ये क्या, मुझे पूजा करनी है और घर में अगरबत्ती ही खत्म हो गई है, अब क्या करूं? तभी मीरा वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे माँ जी, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। एक पूजा करती है, उसका भी सामान पूरा नहीं है। कम से कम भगवान में तो मन लगा लिया कीजिए। चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। मैं अभी पास की मार्केट में जाकर अगरबत्ती ले आती हूँ। मीरा मार्केट का नाम सुनकर खुश हो जाती है। अरे मार्केट? मैं ही चली जाती हूँ। अब आपकी कोई उम्र है क्या मार्केट जाने की? उम्र? क्यों भला? मुझे क्या बाजार जाकर तंबाकू खाना है जो उम्र नहीं है? अगरबत्ती ही तो खरीदनी है। हाँ, मैं जा रही हूँ ना, ले आऊंगी। आप तब तक ना जाप करिए, मैं अब भी अगरबत्ती लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा बाजार अगरबत्ती लेने चली जाती है। लेकिन काफ़ी देर होने पर भी मीरा घर नहीं आती है तो सास को चिंता हो जाती है। हे भगवान, न जाने कहाँ चली गई है, मैं पूजा कैसे करूं? तभी मीरा वहाँ आती है। मीरा के हाथ में ढेर सारा सामान होता है
अरे मीरा, इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये सब क्या ले आई है? कहाँ गई थी? मीरा एक एक कर सामान सास को दिखाने लगती है। माँ जी, आप विश्वास नहीं करेंगी कि आज क्या हुआ बाजार में। तभी मीरा का पति पंकज भी आ जाता है। आइए आइए, आप भी आइए। आज तो आप दोनों को मेरी समझदारी और सूझबूझ पे फक्र होगा, सच में। अरे ऐसा क्या हो गया मीरा? और इतना सारा सामान? तुम कब बाज आओगी बेफिजुल के खर्चों से मीरा? बस कर दी ना आपने गवारों वाली बात। फिजूल कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि आज ना ये सारा सामान मैं सेल से लेकर आई हूँ। ये बाल्टी देखिए, बाजार में 100 रुपए की मिलती है और मुझे पड़ी सिर्फ 99 रुपए में। और ये झाड़ू बाजार में 80 रुपए से कम नहीं मिलता, लेकिन आपकी बहू ने माँ जी इसे 75 रुपए में खरीदा है। और ये ना, मीरा बोलने ही वाली होती है कि पंकज उसे रोक देता है। वो तो ठीक है मीरा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में तो बाल्टी, झाड़ू और ये सारा सामान पहले से ही है। आप भी ना, अब ये सारी चीजें तो काम आती ही है, भले पहले से ही हो। बहू, जो सामान घर में नहीं है और जो तू लेने गई थी वो कहाँ है? अब ये भी तो बता दे। अरे हाँ सासू माँ, अगरबत्ती तो मैं लेने गई थी, लेकिन अब क्या बताऊं, वो दुकानदार पूरे 10 रुपए में दे रहा था। मैंने कितना कहा, 8 रुपए में दे दो भैया, 8 रुपए में दे दो, लेकिन माना ही नहीं। तो माँ, भला आपकी समझदार बहू घाटे का सौदा कैसे कर लेती। अब ना मैं शाम को फिर बाजार जाऊंगी, देखती हूँ कुछ सस्ता वस्ता मिल जाए तो। इतना कहकर मीरा वहां से निकल जाती है और सास सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इस बेवकूफ को हमारे ही घर भेजना था। माँ, मैं इसे पैसे देना ही बंद कर देता हूँ। ना तो इसके पास पैसे होंगे और ना ही ये फिजूल का सामान लेकर आएगी। सास पंकज की बात से खुश हो जाती है। हाँ बेटा, ये अच्छा आइडिया है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोनों माँ बेटा निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मीरा की फिजूल खर्ची रुक जाएगी और अब वो कोई भी उटपटांग सामान नहीं खरीद पाएगी। लेकिन उन लोगों का ये आइडिया उन पर ही भारी पड़ जाता है। कैसे? जी हाँ भाई, मार्केट वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं समझे? एक दिन घर के दरवाजे की बेल बजती है। पंकज दरवाजा खोलता है तो सामने एक अजनबी खड़ा होता है। जी, आप कौन और किससे मिलना है? सर, मेरा नाम मुकेश है और मैं मीरा बहन से मिलने आया हूँ। दरअसल उन्होंने मेरी दुकान से 10 साड़ी खरीदी थी और पेमेंट घर से लेने को कहा था। 10 साड़ी? तभी अंदर से सासू माँ भी बाहर आ जाती हैं। क्या? 10 साड़ी? लेकिन क्यों? अब ये तो मीरा बहन ही जाने कि उन्होंने एक ही रंग और प्रिंट की 10 साड़ियाँ क्यों खरीदी। फिलहाल आप मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। पंकज मुकेश को पैसे देकर उसे विदा करता है और घर के अंदर आकर सर पकड़ लेता है। हे भगवान! तभी मीरा वहां आ जाती है। वो जैसी साड़ी पहनी होती है वैसी ही 5 साड़ी उसके हाथ में भी होती है। देखिए माँ जी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि अपनी माँ, आपकी बेटी और किसके लिए बहू? तभी हाथ में झाड़ू लेकर वहां काम वाली बाई खड़ी हो जाती है। उसने वैसी ही साड़ी पहनी होती है जैसी मीरा ने। तभी मीरा सास को वैसी ही साड़ी देते हुए कहती है, और आपके लिए माँ जी। सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान! बहू, अरे ओ कोयल बहू, सुन, मेरी सास यानी तेरी दादी सास जो कि तेरी शादी में नहीं आ पाई थी ना, वो आ रही है। अरे क्या? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो तातुम्मा, मैं कहते तात की तात को बलदात कर लूंगी। अरे चुप, बिल्कुल चुप, बड़ी आई बर्दाश्त करने वाली। और हाँ, उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोलना, समझी? एक शब्द भी नहीं। क्या 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 नहीं बोलना?
क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी पता चल गया कि तेरी शक्ल देखकर हमने उनके इकलौते पोते की शादी एक तोतली लड़की से कर दी है, तो संपत्ति वो हम लोगों के नाम जो करने वाली है ना, वो सारी अपनी बेटी को दे देगी। हे भगवान, अब मैं तैते तलूंगी, तैते मैं बोलूंगी तो पतली हो जाऊंगी। तो तू बोलेगी ही क्यों, बस मेकअप करके खड़ी हो जाना, और हाँ, हर बात में या तो हाँ बोलना या ना बोलना। और जहाँ हाँ ना ना कुछ भी नहीं आता वहाँ क्या कर लूंगी? वहां ना हंस देना जोर जोर से, समझी? ठीक है, समझ गई। अगले दिन अरे सासू माँ, कैसी हैं आप? लंबी यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। और ये साथ में कौन है आपके? बहू, इन्होंने काले रंग का कोट पहना है, तो जायज है कि ये वकील होंगे। हाँ हाँ माँ, लेकिन वकील की क्या जरूरत हो गई? क्यों, जायदाद क्या बगल वाला पनवारी आकर तेरे नाम करेगा? और वैसे भी ये मेरे बेटे जैसा ही है, ये मुझे बताएगा कि दाल में कुछ काला तो नहीं ना। काला? काला क्या माँ जी? काला तेरा बेटा, मेरा पोता। और इस काले से चांद सी लड़की ने शादी को कैसे और क्यों हाँ बोली है, उस पर शक है मुझे। चल, अब बहू को बुला। हाँ। बहू, बहू, कोयल बहू, अरे ओ कोयल बहू, जरा सामने तो आँख देख, तेरी दादी सास तुझसे मिलने आई है। कोयल फुल मेकअप में दादी सास के सामने आती है, सर झुकाकर प्रणाम कर एक कोने में खड़ी हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बच्ची, अरे नजर ना लगे। क्या नाम है बिटिया तेरा? कोयल, कोयल बताया ना माँ जी, कोयल नाम है इसका। ये गूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, क्यों? फिर इसे बोलने क्यों नहीं देती? लाइगड में। इतना धीरे बोलती हो, लगता है जैसे तोतली हो। अब बताओ, बोल, तुम रायगढ़ रही हो और मुझे सुनाई दे रहा है लाइगढ़। सही लग रहा है। मजाक क्या है बहू भाई, ये तो सही लग रहा है। अब जाओ, खाना लेकर आओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। पास खड़ा वकील कहता है, अरे आंटी जी, दाल में सच में कुछ काला है। अच्छा, क्या ताला है? दादी सास को लगता है कि कोयल उससे मजाक कर रही है, लेकिन वकील को समझ आ जाता है कि दाल में कुछ ताला, ओह मेरा मतलब है काला है। कोयल और सास अंदर जाते हैं, तब कोयल की सास कहती है, अरे पागल हो गई थी क्या? क्या बकवास कर रही थी? मैं बोल रही थी ना कि हाँ या ना में जवाब दे। तेते बोलती मैं, थमकती क्यों नहीं है आप? वो बोल रही थी कितना पली हो, कितना थमकती है, तो मैं हाँ में हाँ क्या बोलती, जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तभी तो ततवी बोल दिया ना। वाह, ततवी क्या होता है? माँ, ततवी होता है, ततवी पाँच हूँ तो ततवी पाँच हूँ मैं। वो तो मैंने संभाल लिया, वरना तेरा तो पूरा प्रोग्राम था करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकलवाने का। तेरा कोई सल्यूशन नहीं है। तभी पास की पड़ोसन उन लोगों के घर आ जाती है। अरे बहन जी, कैसे पता कि मैं आप लोगों से सॉल्यूशन के लिए आई हूँ? अब तुम क्या नया कैलकुलेशन लाई हो? अरे भाभी जी, क्या बताऊँ, एक ऐसा ऐप आया है जिससे सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, चलती हूँ मैं। मादी, कोई ऐप ऐसा आ जाए जिससे मैं ठीक बोलने लग जाऊँ। अरे मेरी तोतली गुड़िया, तू वैसी ही अच्छी लगती है, बस कुछ दिन चुप रहना मेरी माँ। अरे कहाँ चली गई सास बहू?
खाना मिलेगा या नहीं? बहू तू अपने कमरे में जा, मैं कह दूंगी तेरी तबीयत खराब है। बस जैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर साइन हो जाए तू वापस बाहर आ जाना। ठीक है, मैं जाती हूँ और कमरे में बंद हो जाती हूँ। पर हाँ छतु माँ, तोती पुली करना, बुलिया से माल हड़पने की। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ वकील दादी सास से कहता है, मानिए ना मानिए, दाल में काला है। अरे बस कर, काला काला कर करके तूने मेरा सर खा रखा है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बहू, अरे ओ बहू। तभी वहाँ तोतली की सास आ जाती है। जी माँ जी। बहू जरा पेन ला, अभी मैं सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर देती हूँ। इतनी प्यारी और मजाकिया बहू है तेरी, मेरा तो मन खुश हो गया। रुक जाइए माँ जी, दाल में कुछ मौका तो दे बोलने का। अरे चुप कर, दाल 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 से नफरत करा दी तूने काला काला बोलकर। वकील साहब आप अपना काम करें, ज्यादा हमारी फैमिली में काली दाल ना बनाए, मतलब ना दल दे। माँ जी ये पेन लीजिए, जल्दी से साइन कर दीजिए। दादी सास जैसे ही पेपर पर साइन करने जाती है, तोतली बहू की एंट्री हो जाती है और वो भी जोर जोर से चिल्लाती है, भूत भूत, मेरे कमरे में भूत, माँ जी बल्ला वाला भूत। दादी सास उसे देखकर सन्न रह जाती है। अरे भगवान, 2 मिनट बाद आ जाती, साइन होने ही वाले थे पेपर। अरे चुप, पागल समझा है। अच्छे खासे मेरे पोते को तोतली बहू पकड़ा दी तूने। अरे कैसी माँ है तू। माँ जी वो उसी की पसंद की है। अरे तुम लोग मारे जाओगे, वो भूत सबको मार देगा। वो कोई भूत नहीं, बल्कि मैंने ही लकड़ी में कपड़ा लगा कर खड़ा किया था, ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊं। माँ जी आपके हाथ क्यों रुक गए, साइन तो करे। साइन करेगी मेरी जूती, ये तोतली के लिए मैं प्रॉपर्टी ना दूं। चलिए वकील साहब। अल्ले अल्ले, ये तो अच्छा था कि भूत नहीं था। एक समय की बात है, दिल्ली शहर में चारुलता नाम की एक औरत रहती थी। वो झूठी शान और दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करती थी। देखिए जी, इस हीरोइन ने कितना सुंदर सोने का हार पहन रखा है, मुझे भी एक ऐसा हार दिलवा दीजिए ना। क्या, एक सोने का हार? अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान के लिए तुम उस एकता कपूर के बनाए धारावाहिक देखना बंद कर दो। अरे बहू, चादर जितनी लंबी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस झूठी शान में पड़कर अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए हैं। अरे ये बुढ़िया बीच में कहाँ से आ गई? जब देखो पटर 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 करती रहती है। देखो चारू, तुम्हारे ये ड्रामे अब पुराने हो चुके हैं। तुम्हारे इन फिजूल के खर्चों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ मैं। इतना कहकर नवीन वहां से चला जाता है। ये दोनों माँ बेटे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। कुछ दिनों के बाद चारुलता की सास घर में पड़ी पुराने किताबें एक रद्दी वाले को बेच रही होती है। तभी रद्दी वाले के पास रखी एक डायरी चारुलता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। रद्दी वाले भैया, वो लाल रंग की डायरी आपको कहाँ से मिली है? कौन सी डायरी? अच्छा ये, अरे ये डायरी तो मुझे आज नुक्कड़ वाले पुराने मकान के बूढ़े ने बेची है, और भी बहुत अजीब अजीब चीजें उसने मुझे दी है। कहते हैं कि उस मकान में बहुत समय पहले एक जादूगर रहता था। क्या आप मुझे ये डायरी दे सकते हैं? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, आप इसे ले सकती हो। ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है, वैसे भी मैं तो इसे कबाड़ में फेंकने वाला था। चारुलता वो डायरी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को चारुलता डायरी हाथ में लिए टीवी देख रही होती है। आज से मैं अपनी सभी ख्वाहिश इस डायरी में लिखूंगी। तभी चारुलता की नजर धारावाहिक की अभिनेत्री पर पड़ती है। वाह, इसने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। मैं भी एक दिन ऐसी ही साड़ी खरीदूंगी। एक काम करती हूँ, अपनी याददाश्त के लिए इस डायरी में लिख लेती हूँ। चारुलता डायरी में उस साड़ी का लंबा चौड़ा बखान लिख देती है। अगली सुबह जब चारुलता नींद से जगती है,
तभी अपने बिस्तर के पास एक बहुत ही सुंदर साड़ी देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, कल रात मैंने डायरी में बिल्कुल वैसी ही साड़ी का जिक्र किया था। इसका मतलब मैं जो भी इस डायरी में लिखूंगी वो बात सच हो जाएगी। ओह, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चारुलता उस करामती डायरी की मदद से ढेर सारे महंगे महंगे गहने और कपड़े हासिल कर लेती है। फिर एक दिन, अरे बहू, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दे। अरे ये बुढ़िया खुद तो कुछ करती नहीं, उल्टा मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है। ये मेरे गले की फांस बन गई है। सबसे पहले तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। चारुलता फौरन अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिख देती है। अब आएगा मजा। थोड़ी देर के बाद, अरे नवीन बेटा, चल जल्दी से मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दे, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे आज ही तीर्थ यात्रा पर जाना है। अरे लेकिन आप अचानक इस तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रही हो माँ? एक तो आपकी दवाइयाँ चल रही है, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो? अरे नालायक, तुम मुझसे बहस मत कर, चुपचाप मुझे लेकर रेलवे स्टेशन चल। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलिए। दोनों के जाते ही, अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा, मेरा। कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? एक आदमी होकर मैं अपनी पत्नी के पैर दबा रहा हूँ। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी समझ में नहीं आता कि ना चाहते हुए भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस तरह चारुलता अपने पति को घर का नौकर बना देती है और उससे घर के सारे काम करवाने लगती है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ करो, उसके बाद बाथरूम में पड़े मेरे कपड़े धोने हैं और मेरे कमरे की सफाई भी करनी है। मैं घूमने जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। चारुलता अपनी नई कार लेकर घूमने चली जाती है। चारुलता के ठाट बाट देखकर मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे जरा इसकी कार तो देखो, ऐसी कार तो पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन इसकी साड़ी और गहनों का तो कोई जवाब नहीं। उधर दूसरी तरफ घर में काम कर करके नवीन की हालत खराब हो जाती है। मर गया, अरे हाय मेरी कमर। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अलमारी की सफाई करते करते नवीन को चारुलता की डायरी मिल जाती है। नवीन उसमें लिखी सारी बातें पढ़ लेता है। अच्छा, तो ये बात है, वो चुड़ैल इस डायरी की मदद से ये सब कर रही है। नवीन फौरन उस डायरी को जला देता है। अगली सुबह, उठो महारानी, सुबह हो गई है। मेरे ऊपर पानी फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहां चारू की सास आ जाती है। अरे बहू, आज तुझे क्या हो गया है? सुबह के 10 बज गए और तू अभी तक सो रही है। चल उठ, जल्दी कर, घर में बहुत काम पड़ा है। अरे माँ जी, आप, ये कैसे हो सकता है? चारुलता इधर उधर अपनी डायरी ढूंढने लगती है। तभी नवीन उसे जली हुई डायरी दिखाते हुए कहता है, इसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? जली हुई डायरी को देख चारुलता के होश उड़ जाते हैं। शिक्षा, गलत नियत से किया गया काम और गलत इंसान कभी अपने इरादों में सफल नहीं होते।